हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आपके काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। नमस्कार गाइस, मैं हूं मुरली के बैरागी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल। आज हम यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक ज्यामितीय सरूपण समावेशिता, त्रिविम समावेशिता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो बच्चों यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, जैसा कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि मैक्सिमम बच्चों को आइसोमेरिज्म के जिस पर्टिकुलर सेगमेंट में दिक्कत आती है दैट इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि कैसे अपनी को रिएक्शंस करवानी होती है, उसमें इनइंशोमर क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर क्या होते हैं, राइसमिक क्या होता है, मीजो क्या होता है। तो इवन उनको ये पता होता है कि डेफिनेशन क्या है, बट उस डेफिनेशन के जो एप्लीकेशंस एग्जाम में अपने को ऑन द स्पॉट अप्लाई करने होते हैं, वो जो उनके एप्लीकेशंस है वो अच्छे से नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं कि हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में क्वेश्चन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे अपन उसको वन शॉट रिवाइज कर सकते हैं, उस तरीके से हम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन करने वाले हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म को जिस तरह से कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं वो कौन कौन सी कैटेगरी होती है, उनमें भी स्पेसिफिक टॉपिक फॉर द क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम लोग क्या करते हैं, उसको हम क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी होती है कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, सेकंड कैटेगरी होती है कन्फर्मेशनल आइसोमर। कॉन्फिगरेशन आइसोमर का मतलब ये हो गया कि मॉलिक्यूल में कॉन्फिगरेशन चेंजेस आ रहे हैं। अगर कोई स्टीरियो आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में है, सबसे पहले बात करते हैं आइसोमेरिज्म, दैट मींस कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। आईयूपीएसी नाम की बात करें तो अगर स्ट्रक्चर में बात करें तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि स्ट्रक्चरल में आईयूपीएसी नाम डिफरेंट होता है। अगर कोई भी कंपाउंड अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर है तो वहां पे उसका आईयूपीएसी नाम डिफरेंट होगा, बट अगर वो स्टीरियो आइसोमर है तो उनका आईयूपीएसी नाम सेम होगा। आप एग्जांपल याद कर सकते हैं, सिस ब्यूटेन और ट्रांस ब्यूटेन जो होती है, सिस ब्यूटेन और ट्रांस ब्यूटेन का जो आईयूपीएसी नेम होता है, आईयूपीएसी नेम दैट इज कॉल्ड ब्यूट ट्विन। तो आईयूपीएसी नेम तो दोनों का सेम होता है, लेकिन एक सिस होता है एक ट्रांस होता है। एग्जाम्पल हम सबको पता है, बस हमें इसको इस तरीके से लिंक करना है कि हम अच्छे से समझ पाए कि हाँ स्टीरियो के आईयूपीएसी नेम क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो कभी भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आया कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन कंपाउंड फर्स्ट एंड कंपाउंड सेकंड, इन दोनों के बीच में करेक्ट रिलेशनशिप बताएं आप, तो वहां पे आप ऑप्शंस अगर देखते हैं कि एनेंशियोमर है, डायस्टियोमर है, पोजिशनल आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर है, तो बच्चों सबसे पहले आप चेक कर लो कि उस मॉलिक्यूल्स के क्या आईयूपीएसी नाम सेम है या डिफरेंट है। अगर आईयूपीएसी नाम डिफरेंट है, भले ही वो वहां पे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में गिवन हो, भले ही वहां पे साहोर्स या न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूला में गिवन हो, बट अगर आईयूपीएसी नाम डिफरेंट है तो वो स्टीरियो की कैटेगरी का ही नहीं है। आपको वहां पे उस जाल में नहीं फंसने के, आपको दिखाया जा रहा है वहां पे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला और आप सोच रहे हो तो ये तो ऑप्टिकल का आंसर होगा, ये तो ऑप्टिकल का एग्जांपल होगा। नहीं, वहां पे वो आपको फिशर दिखा के, आपको न्यूमान दिखा के भी आपको वो फंक्शनल में, पोजीशन में स्ट्रक्चर बना सकता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आईयूपीएसी नाम अपने को चेक करना है। आईयूपीएसी नाम अगर डिफरेंट है तो स्ट्रक्चर में चला गया, बात ही नहीं स्टीरियो की। तो अगर आईयूपीएसी नाम सेम है तो वो स्टीरियो हो सकता है। अब उस स्टीरियो में से क्या वो ज्योमेट्रिकल होगा या ऑप्टिकल होगा या फिर कन्फर्मेशनल होगा। तो इसके लिए हमारे पास दो कैटेगरी होती है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर जो होते हैं वो आइसोमर वो वाले आइसोमर होते हैं जहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आता है, और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स वो होते हैं जहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के फ्री रोटेशन के कारण बनने वाले डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फिगरेशंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टीरियो एग्जांपल्स होते हैं, स्टीरियो टाइप्स होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। दैट मींस कि कॉन्फिगरेशन आइसोमर में अगर बात की जाए तो वहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, वहां पे स्पेसिफिक सेंटर होगा आपका, एक कायरल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर, तो वो होंगे कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। अगर आपके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो वहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में फ्री रोटेशन हो रहा है, तो वहां पे अपने को कन्फर्मेशन बन सकते हैं। अगर हमें कभी भी टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करना हो तो उस कंडीशन में हम कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को कंसीडर नहीं करते। वहां पे जो हम फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं वो सिर्फ ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल को ध्यान में रख के करते हैं, वहां पे कन्फर्मेशन अप्लाई नहीं करते। क्योंकि अगर हम कन्फर्मेशनल आइसोमर को इंक्लूड कर ले तो हमारा जो आंसर होगा नंबर ऑफ आइसोमर्स दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट, वहां पे वो अनंत समावेशी बनेंगे, वहां पे इनफाइनाइट आइसोमर्स बनेंगे। बिकॉज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की फ्री रोटेशन की वजह से आप डिफरेंट डिफरेंट पर्टिकुलर एंगल पर डिफरेंट डिफरेंट एक तरीके से आप स्टीरियो आइसोमर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फुली इक्लिप्स्ड, फॉर एग्जाम्पल गॉश फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल एंटी स्टेगर्ड फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल पार्शियल इक्लिप्स फॉर्म। तो ये सारी फॉर्म जो है वो हम वहां पे 60 डिग्री के रोटेशन पे लेते हैं, बट अगर आपका एंगल वहां पे 58.8 है, आपका एंगल वहां पे 0.23 डिग्री है, आपका एंगल वहां पे 5.39 डिग्री है,
तो आप ऐसा डिग्री चेंज कर करके आप डिफरेंट डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। और वो सारे के सारे जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं वो ट्रू आइसोमरिज्म की कैटेगरी में नहीं आते। अगर हम कंसिडर करते हैं तो वहां पे हमारा आंसर जो नंबर ऑफ आइसोमर्स दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट, वहां पे इनफाइनाइट आइसोमर्स बन जाएंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है जहां पे हमारे पास एक रीजनेबल डाटा होता है कि आपके जो आइसोमर्स है वो 2 है, 4 है, 8 है, 32 है, तो उसके लिए वो वहां पे क्या चाहता है, वो चाहता है कि हम सिर्फ ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल पे फोकस करें। गॉट इट? तो ट्रू आइसोमर्स कौन से हुए? ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल, ट्रू स्टीरियो आइसोमर्स। और कंफर्मेशन जो है वो ट्रू नहीं है, वो वहां पे आपको खुद देगा। अगर उसको कंफर्मेशन जानना होगा तो वो खुद देगा कि ये कंफर्मेशन आइसोमर्स आप निकालो, तब आप उसमें निकाल सकते हो। अब बात करते हैं कि हम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर दो कैटेगरी होती है, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। तो बच्चों कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स किसी सेंटर के रेस्पेक्ट में होता है। 3 तरह के सेंटर होते हैं। एक सेंटर होता है आपका डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो सकता है। आपका दूसरा सेंटर होता है रिंग, साइक्लिक रिंग, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 8, 9, 10 कितने मेंबर की एक रिंग हो सकती है। वो रिंग भी एक स्टीरियो सेंटर की तरह बिहेव करता है कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स में। और तीसरा और लास्ट सेंटर होता है कायरल सेंटर या किरेल सेंटर, किरेल कार्बन या कायरल कार्बन जो भी आप बोलते हैं उसको। तो 3 तरह के सेंटर पर अगर कोई आइसोमरिज्म हो रही है, किरेल सेंटर पे, मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड पे, और आपकी रिंग में, तो उन के रेस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल पॉसिबल होगा। और अगर आप वहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो वहां पे कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे किरेल सेंटर, रिंग और डबल बॉन्ड, इन दोनों के बारे में देख लेते हैं। तो वो जो डबल बॉन्ड और रिंग पे जो आइसोमर्स होते हैं वो होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और रिंग और किरेल सेंटर में जो आइसोमर्स होते हैं वो होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। यानी कि उसमें रिंग कॉमन है, रिंग जो है ज्योमेट्रिकल में भी जा सकता है और रिंग हमारे किरेल सेंटर में भी आ सकता है। बट डबल बॉन्ड जो है वो डेफिनेटली वहां पे ज्योमेट्रिकल सेंटर, वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, और किरेल सेंटर जो डेफिनेटली ऑप्टिकल सेंटर है, वहां पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। अब होता क्या है, कैसे हम पता करते हैं वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो आप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ऐसा पता कर सकते हो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है उसके किसी एक कार्बन पे लगने वाले दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, और वो दोनों कार्बन पे ऐसा होना चाहिए कि जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कार्बन है, इस कार्बन पे ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये दोनों ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप भी सेम नहीं होने चाहिए। ये वाला और ये वाला सेम हो सकता है, CH3C डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 सेम हो गया, वो सिस बना सकता है, बट ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए और ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए हमेशा। तो इस तरीके से वो कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड होगा और ये ग्रुप सेम नहीं होंगे, ये ग्रुप सेम नहीं होंगे, वो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म प्रदर्शित करेगा, वो वहां पे शो करेगा। अब बात करते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में डबल बॉन्ड के केस में कौन कौन से हम नाम कर सकते हैं। जैसे हम एक तो नाम जानते हैं सिस और ट्रांस, कि दोनों अगर एक तरफ है तो सिस है, एक ऊपर एक नीचे तो ट्रांस है, राइट। दूसरा वहां पे होता है EZ नोमेनक्लेचर। EZ सिस ट्रांस के तरीके होता है, बस ग्रुप सेम नहीं होते। फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे F है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Br और यहाँ पे I है। अब ये वाले ग्रुप G1 G2 सेम नहीं, ये भी सेम नहीं है, ये वाले भी सेम नहीं है और ये वाले भी सेम नहीं है। तो अगर डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये दोनों सेम होते हैं तो हम सिस कर देते, और ऐसा होता है तो हम ट्रांस कर देते, बट ग्रुप सेम नहीं है तो हम क्या करें, तो हम वहां पे एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम इनको नंबर करते हैं कि F और Cl में से हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है, Cl का, तो इसको नंबर 1 करो, इसको नंबर 2 करो। Br और I में से हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है, I का, तो इसको नंबर 1 करो, Br का नंबर 2 करो। अब Cl का नंबर 1 और I का नंबर 1, दोनों नंबर 1 डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में एक तरफ है, तो सेम नंबर सेम साइड। अगर सेम ग्रुप सेम साइड था तो सिस था, तो सेम नंबर सेम साइड होगा तो उसको हम बोलते हैं Z। और अगर सेम नंबर अपोजिट साइड तो उसको हम बोलते हैं E। Z मतलब जूसामिनिक साइंटिस्ट था, वहां से Z आया, और E मतलब एंटीजेनिक साइंटिस्ट था, वहां से E आया। तो इस तरीके से वो EZ नोमेनक्लेचर आ जाता है जब वहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे वहां पे सेम टाइप के ग्रुप ना हो, G1 G3 सेम ना हो, G2 G4 सेम ना हो, तो उस कंडीशन में फिर EZ नोमेनक्लेचर करते हैं। फिर EZ के अलावा मान लो बच्चों कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाला केस है, तो नाइट्रोजन में तो एक तरफ लॉन पेयर होता है और एक तरफ बॉन्ड होता है, तो यानी कि यहाँ तो एक तरफ लॉन पेयर बॉन्ड पेयर है और यहाँ पे दोनों तरफ बॉन्ड पेयर है। दैट मींस कि ये थोड़ी डिफरेंट वैरायटी होगी। पिछले वाले केस में तो चारों बॉन्ड थे एटलीस्ट, यहाँ पे तो एक लॉन पेयर और 3 बॉन्ड आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम डिफाइन करते हैं सिन एंटी। जी हाँ, सिन एंटी। तो सिन एंटी करने का तरीका होता है, उसमें क्या करते हैं हम, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर होता है, वहां पे नंबर लगा देते हैं, यहाँ नंबर लगा देते हैं। अब अगर सेम नंबर सेम तरफ आ जाते हैं तो वो होता है सिन, और सेम अपोजिट तो वो एंटी। उसमें कई बार हाइड्रोजन के बेसिस पे भी देखते हैं कि मान लो कि इधर N से H जुड़ा है और यहाँ पे भी कहीं H जुड़ा, तो H और H एक तरफ है तो सिन, H और H अपोजिट तो एंटी। या फिर कई बार यहाँ पे CH2 हो, यहाँ पे CH2 CH3 हो, राइट, CH3 और CH3 CH2, यहाँ पे मिथाइल इथाइल ग्रुप हो, यहाँ पे H और यहाँ पे एक लॉन पेयर हो। तो आप देखोगे कि मिथाइल इथाइल में अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है, E। तो मान लो कि अगर इथाइल यहाँ पे लगा है
तो अल्फाबेटिकली मिथाइल इथाइल में से ई पहले है तो ई, और यहाँ पे एच अगर एक तरफ है तो सिन, अदरवाइज एंटी। तो इस तरीके से अपन सिन एंटी नाम दे देते हैं। नाम अगर आप कर भी सकते हो तब भी ठीक है, नाम आपको नहीं भी आता तो कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और नाम बहुत सिंपल है, सिन एंटी, ई जेड और सिस ट्रांस, आराम से आप कर सकते हो, तीनों का आपस में लिंक है। सिस, सिन, जेड एक ही बात है, सेम चीज सेम साइड, सेम नंबर सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड, तो सिस, जेड और बोलो बोलो फटाफट बोलो, सिन, ये एक तरफ हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे याद करता हूं, मैं कई बार भूल जाता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिस में एस आता है, जूसामेन में भी एस आता है, और सिन में भी एस आता है। तो एस वाले जो है ना सेम 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 साइड है, और बाकी जो बचे वो ऊपर बच गए, वो ट्रांस, एंटी और ई, वो अपने हिसाब से हो गया। तो ऐसा आप समझ सकते हो इस चीज को, ठीक है। तो ये आईपीएससी एक तरीके से नॉमेनक्लेचर हो गया विद स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन के सिस्ट एंटी, और इस तरीके से अपन ने इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को अपन ने दे दिया नाम कि सिस आइसोमर या ट्रांस आइसोमर है। अब दूसरी बात आती है कि जो हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के नंबर ऑफ आइसोमर्स कैसे हम कैलकुलेट करें। तो नंबर ऑफ आइसोमर कैलकुलेट करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, अगर एक डबल बॉन्ड पे ज्योमेट्रिकल सेंटर बन रहा है तो वहां पे सिस और ट्रांस दो आइसोमर बन सकते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर्स देख लेते हैं कि कहां कहां जीआई पॉसिबल है डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। और अगर मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल है तो 2 की पावर n कर लेते हैं वहां पे, तो 2 की पावर n में वहां पे n ज्योमेट्रिकल सेंटर होते हैं, तो अगर एक सेंटर है तो 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 आइसोमर सिस और ट्रांस। तो यहां तक हम लोगों ने कर लिया। अब हम बात करते हैं बच्चों की ऑप्टिकल सेंटर और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है। ज्योमेट्रिकल के बारे में हमने मेन चीजें सारी डिस्कस कर ली, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे निकालते हैं। अगर मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल है तो 2 की पावर n होता है, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है उस कंडीशन में वहां पे 2 की पावर n से कुछ कम होगा। तो वहां पे दो फॉर्मूलाज आते हैं, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है और वहां पे n अगर इवन नंबर्स में है तो वहां पे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ आइसोमर्स इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस समथिंग। 2 की पावर n माइनस 1 क्यों, क्योंकि 2 की पावर n से कुछ कम होगा सिमेट्रिकल के केस में, ठीक है। अब मैं आपको ऐसे कुछ मेमोराइज करवाने वाला हूं कि सिन और जब सिमेट्रिकल हो और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वहां पे इवन नंबर्स में हो, सिमेट्रिकल हो और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वहां पे ओड नंबर्स में, तो दोनों कंडीशन में अपन कैसे बात करते हैं। तो बात समझ आ गई आपको कि देखो कैसे करना है। इवन नंबर्स में ज्योमेट्रिकल सेंटर हो, यानी कि इवन नंबर्स का मतलब है कि 2 4 6 ज्योमेट्रिकल सेंटर हो, या ऑड नंबर में हो यानी कि 1 3 5 ज्योमेट्रिकल सेंटर हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, 2 की पावर n माइनस 1 इतना तो करेंगे, फिर करेंगे प्लस। अगर वहां पे इवन नंबर्स में है तो 2 की पावर n माइनस 2 अपॉन होल 2, ये सब 2 की पावर में है, n माइनस 2 बाई 2। अगर वो ओड नंबर में है तो ओड क्या होता है, 1 होता है, तो 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2। तो ये हो गया आपका इवन और ऑड को मेमोराइज करने का तरीका, कि 2 की पावर n माइनस 1 प्लस प्लस मतलब दो डिफरेंट डिजिट्स के बीच में प्लस लगा रहा हूं मैं, तो 2 की पावर n माइनस 1 बड़ा वाला प्लस 2 की पावर n माइनस 2 बाई 2 अगर इवन नंबर्स में है, प्लस n माइनस 1 बाई 2 2 की पावर में जब वहां पे ऑड नंबर्स में है। तो इस तरीके से आप ज्योमेट्रिकल सेंटर्स के टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कैलकुलेट कर सकते हो। बात समझ आ रही, गॉट इट। अब बच्चों आगे हम बढ़ते हैं हम यहाँ पे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आप ऐसा समझे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले तो अपने को मॉलिक्यूल का वो जो टेस्ट होता है, एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सॉल्यूशन में से पास करते हैं, ठीक है, पोलरिमीटर ट्यूब में से, और वहां से फिर आप लाइट का रोटेशन होता है। तो अगर वहां से लाइट रोटेट करती है तब तो ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन होता है। ध्यान रखना, अगर रोटेट करती है तो डिफ्लेक्शन आता है, अगर लाइट के पाथ में, तो ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन होता है। अगर डिफ्लेक्शन नहीं आता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन है। फिर हम बात करते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन में डिफ्लेक्शन आया लाइट के पाथ में, पीपीएल रोटेट हुआ, कैसे रोटेट हुआ, क्या रीजन था। तो वहां पे अपन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जूम करके देखते हैं तो अपने को समझ में आता है कि वहां पे एसिमेट्रिसिटी थी, यानी कि वहां पे सिमेट्रिक एलिमेंट एब्सेंट थे, तब वहां पे लाइट रोटेट हुई। आप सिमेट्रिक एलिमेंट कौन कौन से होता है आप बोलेंगे सर सिमेट्रिक एलिमेंट बताओ, तो वो जो सिमेट्रिक एलिमेंट टोटल 4 होते हैं। एक होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक होता है वहां पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और एक होता है वहां पे अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो 4 तरह के वहां पे सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं। तो हमें अगर मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव बताना है, हमें अगर चेक करना है कि ये कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो वहां पे सिमेट्री एलिमेंट हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा, चेक करने पड़ेंगे कि वहां पे है या नहीं। प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करते हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में बच्चों आप देखोगे कि वहां पे मॉलिक्यूल जो है उस मॉलिक्यूल में प्लेन, अगर पूरे मॉलिक्यूल में हम एक ऐसा प्लेन पास करें कि वो प्लेन उस मॉलिक्यूल को दो डिफरेंट पार्ट में इक्वली कट कर दे, और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट की मिरर इमेज हो, तो वो वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो प्लेन ऑफ सिमेट्री रखेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं अपन बीएफ तरीका। तो बीएफ तरीके स्ट्रक्चर क्या होती है, बी के साथ एक एफ होता है, एक यहाँ पे एफ होता है और एक यहाँ पे एफ होता है, राइट। अब बीएफ से आप एक प्लेन पास करो, तो ये वाला बीएफ से एक प्लेन पास हो गया, तो ये वाला जो एफ होगा वो इस वाले एफ की क्या होगा, मिरर इमेज होगा।
दैट मीन्स कि और जो प्लेन जिस पर्टिकुलर लाइन से या जिस पर्टिकुलर एटम से पास हो रहा है तो वो एटम तो उस प्लेन के अंदर आ गया, उस एटम को अपने को देखना नहीं होता है। उसके अलावा जो चीजें यहाँ लगी और जो चीजें यहाँ लगी वो दोनों आपस में एक दूसरे की क्या होनी चाहिए, मिरर इमेज होनी चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि वो मिरर इमेज क्यों होनी चाहिए और कैसा होनी चाहिए, ये आपको देखना आना चाहिए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ये होती है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एक सिंगल भी पीओएस हो, एक सिंगल प्लेन भी ऐसा मिल जाए कि जहां पे पीओएस हो रहा है, जहां पे पॉस हो रहा है, पॉस बोलता हूं मैं उसको, पीओएस पॉस, तो अगर वो हो रहा है वहां पे तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा क्योंकि सिमेट्री एलिमेंट आ गया। तो एक भी अगर सिमेट्री एलिमेंट वहां पे मिलता है, एक भी प्लेन मिल जाता है वहां पे ऐसा जिसके रेस्पेक्ट में मॉलिक्यूल का हाफ इमेज, हाफ पार्ट दूसरे वाले हाफ पार्ट का मिरर इमेज हो, तो वो प्लेन अगर हम पास करें तो उसमें उसके रेस्पेक्ट में हाफ जो पार्ट है मॉलिक्यूल का वो दूसरे हाफ पार्ट का मिरर इमेज हो, दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की बच्चों। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री में आप देखोगे कि किस मॉलिक्यूल के आप सेंटर पे चले जाए, सेंटर आपका एक रियल एटम भी हो सकता है, सेंटर आपका एक इमेजिनरी पॉइंट भी हो सकता है, आप सेंटर पे चले जाओ। सेंटर पे जाने के बाद आप देखो कि सेंटर से आप किसी भी तरफ डिस्टेंस में चल लो, मान लो कि मॉलिक्यूल के मैं सेंटर पे खड़ा हूं और यहां से मैं x यूनिट डिस्टेंस ऊपर चल रहा हूं और मुझे यहाँ पे CH3 मिला, तो एग्जैक्टली x नीचे जाने पर CH3 मिलना चाहिए। तो इसके रेस्पेक्ट में दोनों क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। और पूरे मॉलिक्यूल में हर एक चीज उस सेंटर के रेस्पेक्ट पे से सिमेट्री रखनी चाहिए, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, सिमेट्री एलिमेंट सेंटर वाला रखेगा। चलो एग्जांपल ले लेते हैं BF3 वाला, कि BF3 वाला सेंटर ऑफ सिमेट्री रखता है क्या, तो B से देखो एक F यहाँ पे था 120 पे, दूसरा F था, तीसरा 240 पे F था। अगर मैं सेंटर B मानू जो रियल एटम है, तो B सेंटर से मान लो मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं F, मान लो कि 2 सेंटीमीटर मुझे F मिला, तो ठीक नीचे 2 सेंटीमीटर F नहीं मिलेगा क्योंकि बाकी दोनों F तो यहाँ पे और यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो F नीचे नहीं मिला, दैट मीन्स कि मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री वहां पे नहीं है। तो इस तरीके से आप सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक कर सकते हैं। आपको मॉलिक्यूल के सेंटर पे जाना है, रियल और इमेजिनरी कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई भी एटम हो सकता है, रियल एटम या इमेजिनरी पॉइंट, और उसके रेस्पेक्ट में मॉलिक्यूल में हर एक चीज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में सेम होनी चाहिए, तो वो उसका सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। अगर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए। अब जो बात करते हैं हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में, लोगों को लगता है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जाम में नहीं आता क्योंकि हमारे तो सीएस और पीएस चेक करना होता, बट ऐसा नहीं होता। आईआईटी एडवांस के पेपर में एक्सिस ऑफ सिमेट्री पूछा गया। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री को अपन कैसे पता करते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को अपन पता कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल में आप एक वायर डाल दीजिए, BF3 का मॉलिक्यूल ले लेते हैं अपन, ठीक है, BFFF। अब हमें क्या करना है, एक एक्सिस लेनी है, आप एक तार डाल सकते हैं, आप एक रोड डाल सकते हैं, आप एक वायर ले सकते हैं, आप इमेजिनरी लाइन ले सकते हैं, एक एक्सिस लेनी है आपको, यहाँ पे एक अक्ष लेना है, उस अक्ष को मॉलिक्यूल में से पास करना है, उस एक्सिस को उस मॉलिक्यूल में से पास करना है, और पास करने के बाद आपको देखना है कि जहां से आपने पास किया उसके बाद उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मॉलिक्यूल को घुमाना है। आप उसको जो घुमा रहे हो, आप उसको जो रोटेशन दे रहे हो, वो 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है, 0 भी नहीं होना चाहिए और 360 भी नहीं होना चाहिए, उसके बीच में कुछ भी हो सकता है, 0.5, 36, 52, 60 कुछ भी। आप उस मॉलिक्यूल को किसी ऐसे एंगल में घुमाओ कि घुमाने के बाद जो एटम जहां पर है वो एटम वापस वहीं पे मिल जाए। तो देखो BF3 है, तो BF3 के मॉलिक्यूल की हवा में लोकेशन मार्क कर लो कि बोरॉन यहाँ पे था, F यहाँ पे था, F यहाँ पे था, F यहाँ पे था, मार्क कर लिया आपने। अब आप इसमें एक एक्सिस डालो, मान लो मैंने ये वाली एक्सिस डाली, B और F से पास करने वाली, ये वाला मैंने एक तार डाल दिया, एक वायर। अब इस वायर के रेस्पेक्ट में इस वायर को पकड़ के मैंने इस पूरे मॉलिक्यूल को घुमाया, ऐसे मैंने इसको वायर को 180 घुमाया, तो 180 घुमाने के बाद में क्या होगा, B और F तो अपनी जगह घूम जाएंगे, लेकिन उसका इधर वाला जो F है ना वो घूम के इधर आ जाएगा और ये वाला F घूम के यहां चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल में 180 डिग्री उस एक्सिस को अगर मैं रोटेट करता हूं तो जिधर पहले F था अब भी वहां पे F है, इधर पहले F था अब भी वहां पे, यानी कि वो एक्सिस जो है वो एक्सिस उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और यहां पे जो मैंने इसको इस एक्सिस का नाम क्या दूंगा मैं, तो इसका नाम दूंगा CN, वेयर n इक्वल टू फोल्ड ऑफ एक्सिस। और n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 360 डिवाइडेड बाय थीटा। तो थीटा मतलब कितने एंगल से आपने घुमाया, तो 360 अपॉन मैंने कितने से घुमाया था 180 से, तो 360 अपॉन 180 इक्वल टू 2, यानी कि ये जो एक्सिस है उस एक्सिस को हम बोलेंगे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो मॉलिक्यूल में एक C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। क्या इसके अलावा मॉलिक्यूल में कोई और एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकती है, बताओ? डेफिनेटली हो सकती है। कौन सी वाली, आप ऐसे एक तार डालो, बोरॉन से पास करते हो बस, और इस तार के रेस्पेक्ट में मॉलिक्यूल को 120 घुमा दो, तो 120 घुमाओगे तो ये वाला बोरॉन, ये वाला फ्लोरीन यहां से यहां चला जाएगा, और ये वाला फ्लोरीन यहां से यहां जाएगा, और ये वाला फ्लोरीन यहां जाएगा। तो पहले भी तीनों जगह फ्लोरीन था 120 पे, अभी 120 पे फ्लोरीन है, यानी कि ये वाला जो एक्सिस है वो 120 के रेस्पेक्ट में एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो रहा है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, C3, क्योंकि 360 डिवाइडेड बाय 120 इक्वल टू 3, तो ये C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर प्लेन। तो इस तरीके से आप वहां पे
एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकाल सकते हो बच्चों। बात समझ आ रही हो गया रिवाइज, आगे बढ़ते हैं अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री की तरफ। तो ये बहुत रेयरली काम में लेते हैं और शायद बहुत सी कोचिंग्स में इसको बताते भी नहीं है कि अपन इसको कैसे करेंगे। आप ऐसा समझ सकते हो कि किसी भी मॉलिक्यूल में आप क्या करो, आप कोई मॉलिक्यूल ले लो, उस मॉलिक्यूल को पहले आप किसी एक एंगल से रोटेट कर दो। जैसे मान लो मैंने एक मॉलिक्यूल लिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे समझो कि 120 घुमा दिया, ठीक है। तो आप इसके रेस्पेक्ट में आपने इसको 120 घुमाया, यहाँ पे बन गया। अब आपने जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसको घुमाया है उस एक्सिस के परपेंडिकुलर इसकी मिरर इमेज ले लो। तो ये मॉलिक्यूल था, मैंने इसके अंदर बीचों बीच में एक रोड डाला, उसको 180 घुमाया, तो 180 घुमाने के बाद में ये बन गया। तो मेरी एक्सिस ये थी, तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर में यहाँ पे एक मिरर लगा देता हूँ और इस मिरर में जो घुमाने के बाद बना है उसकी मिरर इमेज देख लेता हूँ। अगर उसकी मिरर इमेज और ये वाली चीज दोनों अगर सेम हुई तो उस मॉलिक्यूल में अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी होगा। ये अगर आप थोड़ा कम भी समझते हैं, थोड़ा कम भी अप्लाई करते हैं पेपर में, तो कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं, क्योंकि ये बहुत रेयरली काम में लेते हैं। थोड़ा एडवांस फीचर हो गया, अभी यहाँ पे जेईई में से एडवांस लेवल पे ये चीज काम की नहीं हो सकती है। बट हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल में अगर COS और POS अगर नहीं है दोनों एक साथ, तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो हमें मॉलिक्यूल में जनरली क्या करना पड़ता है, हमें मॉलिक्यूल में जनरली ये देखना होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो कंपाउंड होगा जिसमें COS POS ना हो, ना तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, ना वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर दोनों वहां पे नहीं है तो वो होगा वहां पे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। गॉट इट? निकाल लोगे सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ, एक्सिस की बात कैसे करेंगे, एक्सिस की वो पूछेगा आपसे खुद कि ये कंपाउंड क्या AOS रखता है क्या। IIT एडवांस में क्वेश्चन आया था आज के 4-5 साल पहले, तो वहां पे पूछा गया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था और 3-4 ऑप्शंस दे रखे थे कि दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस कंपाउंड कंटेन्स COS POS, दिस कंपाउंड कैन नॉट कंटेन या मस्ट कंटेन AOS। तो वो ऐसे पूछ लेगा आपसे कि AOS के बारे में स्पेसिफिकली वो टारगेट करके पूछ लेगा कि उसको AOS पता करनी है या नहीं पता करनी है। बात समझ आ रही है? तो ऐसे वो AOS के बारे में बात कर सकता है आपसे। तो आप मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना सीख गए। अब बात करते हैं बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात की, मॉलिक्यूल में एनेंटियोमर, रैसमिक मिक्सचर, डायस्टेरोमर और मेसो कंपाउंड कैसे देखते हैं। तो सबको पता है कि एनेंटियोमर की डेफिनेशन क्या होती है कि ये इसकी मिरर इमेज हो। सब बोलते हैं कि ये कंपाउंड इस कंपाउंड की अगर मिरर इमेज हो, नॉन सुपर इंपोजेबल हो, रटे रटा डेफिनेशन होती है, इसका काम तो चलता है नहीं। पेपर में अगर अच्छा सवाल आता है तो वो सोल्व कर नहीं सकते, और डेफिनेशन का अगर अचार डाले नहीं काम किए। आप ये वाला पॉइंट पकड़ो जो मैं बता रहा हूं। आप पहले इस मॉलिक्यूल को देखो कि ये मॉलिक्यूल क्या ऑप्टिकली एक्टिव है क्या। ऑप्टिकली एक्टिव कैसे देखेंगे? COS और POS चेक करके। COS और POS दोनों नहीं होना चाहिए। अगर COS और POS दोनों नहीं है मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब देखो कि इस कंपाउंड का ये कंपाउंड मिरर इमेज है क्या? हाँ, मिरर इमेज है। तो मिरर इमेज तो ये एक्टिव है, तो ये भी एक्टिव रहेगा, राइट। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स व्हिच आर मिरर इमेज टू ईच अदर, दे आर नोन एज एनेंटियोमर्स। सिर्फ हर चीज की कोई मिरर इमेज है वो एनेंटियोमर नहीं होती है। ऑप्टिकली एक्टिव चीज अगर मिरर इमेज है वो एनेंटियोमर होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ आ रही है? तो ये हो गया अपना एनेंटियोमर का डेफिनेशन। अब बात करते हैं डायस्टेरोमर की डेफिनेशन की। तो बच्चों डायस्टेरोमर की एक बहुत अच्छी सी डेफिनेशन है, स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच आर नॉट मिरर इमेज टू ईच अदर, दे आर नोन एज डायस्टेरोमर। स्टीरियोआइसोमर के अंदर ज्योमेट्रिकल भी आ गया, ऑप्टिकल भी आ गया, यानी कोई सा भी आइसोमर जो ज्योमेट्रिकल हो या ऑप्टिकल हो, अगर वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज कंप्लीटली नहीं है तो वो डायस्टेरोमर होंगे। तो पहला एग्जांपल तो इसमें बनता है कि यहाँ पे मान लो कॉन्फिगरेशन निकाल लो RR फिशर में, और यहाँ पे कॉन्फिगरेशन निकालो RS, तो RR का RS पूरा मिरर इमेज नहीं है तो ये डायस्टेरोमर है। या मान लो कि सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर है, तब भी ये क्या है? डायस्टेरोमर है। तो बच्चों को कई बार समझ में नहीं आता कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर डायस्टेरोमर कैसे हुए, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर डायस्टेरोमर की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं तो वो भी डायस्टेरोमर होंगे। तो ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ लेना है। अब बात करते हैं रैसमिक मिक्सचर की कि रैसमिक मिक्सचर क्या होता है। तो बच्चों रैसमिक मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें एनेंटियोमर्स का इक्विमोलर मिक्सचर हो। अब आप बोलोगे कि सर एनेंटियोमर का इक्विमोलर मिक्सचर है, हमें कैसे पता चलेगा? हमारे सामने एग्जाम में सवाल आएगा कि इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में क्या रिलेशन है, और हमारे पास ऑप्शंस लिखा है रैसमिक, एनेंटियोमर, मेसो, डायस्टेरोमर। हम क्या करें? हम आंसर एनेंटियोमर करें या रैसमिक करें? आप वहां पे आंसर करोगे एनेंटियोमर, जब तक वहां पे मेंशन नहीं होगा कि ये दोनों इक्विमोलर है। अगर वो बोल देगा कि ये दोनों इक्विमोलर है तो फिर वो आंसर हो जाएगा रैसमिक। और इक्विमोलर नहीं और सिंपल मॉलिक्यूल्स बना रखे हैं और मिरर इमेज और ऑप्टिकली एक्टिव है वो एनेंटियोमर होंगे। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है यहाँ तक सबको? तो बच्चों ये वाला फंडा सबको समझ में आ जाना चाहिए। इक्विमोलर मिक्सचर का पता करने का दूसरा तरीका होता है कि जब आप रिएक्शंस करवाते हैं तो रिएक्शंस में मैकेनिज्म के अंदर मान लीजिए वहां पे कार्बोटाइन बना, तो कार्बोटाइन जब मैकेनिज्म में बनता है तो अटैक न्यूक्लियोफाइल का ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से हो सकता है इक्विमोलर तरीके से। जितना अटैक ऊपर से हो सकता है उतना अटैक नीचे से हो सकता है प्लेन के, क्योंकि वैकेंट पी ऑर्बिटल ऐसे पड़ा है, प्लेन ये वाला है, तो यहाँ वाले लूप में भी अटैक मार सकते हैं
और यहाँ वाले भी मार सकते हैं, तो उस कंडीशन में फिर वहां पे रैसिमिक मिक्सचर बनने के चांसेस आते हैं, क्योंकि सिंपली बात है जब इक्विमोलर बनने का पता कैसे चला, मैकेनिज्म से, कि मैकेनिज्म से इक्विमोलर बन रहा है और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो वहां पे मैंने आंसर नहीं करके वहां पे आंसर करेंगे रैसिमिक। रैसिमिक मिक्सचर जो ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि इसकी और इसकी मात्रा बराबर है, तो अगर ये लाइट को +45 घुमाएगा तो लाइट को -45 घुमाएगा, तो इसका x परसेंटेज और इसका भी x परसेंटेज, तो x परसेंटेज इंटू +45 प्लस x परसेंटेज इंटू -45 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारा जो रैसिमिक मिक्सचर है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंपेंसेशन। इस वर्ड को हम बोलते हैं बाह्य प्रतिकार, एक्सटर्नल कंपेंसेशन, कि इस मॉलिक्यूल का कंप्लीटली बाहर दूसरा मॉलिक्यूल एक दूसरे का मिरर इमेज है, इस वजह से 0 डिग्री हुआ, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंपेंसेशन। इसी वजह से हमारा जो रैसिमिक मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है बाह्य प्रतिकार की वजह से, प्रकाशीय रूप से अक्रिय होता है। अब बात करते हैं बच्चों हम लास्ट हमारा दैट इज कॉल्ड मीसो कंपाउंड, की मीसो कंपाउंड क्या होता है। तो बच्चों को दिमाग में ये चीज रटी रटाई होती है कि मीसो कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जहां पे COS हो, जहां पे COS हो, यानी कि सेंट्रोसिमेट्री हो, प्लेनोसिमेट्री हो। लेकिन वो वहां पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, वो चेक नहीं करते हैं कि मॉलिक्यूल में 2 और मोर देन 2 कायरल सेंटर भी होने चाहिए। अगर मॉलिक्यूल में 2 और मोर देन 2 कायरल सेंटर है, यहाँ पे भी 2 और मोर देन 2 कायरल सेंटर है, 2 या 2 से अधिक, और ये इसका ना 2 और मोर देन 2 कायरल सेंटर, 2 और मोर देन 2 कायरल सेंटर, इसमें COS है, इसमें भी COS है, या तो COS हो या POS हो या दोनों हो, तो वो आइसोमर्स कहलाते हैं हमारे मीसो आइसोमर्स। और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं इंडिविजुअली, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें 2 या 2 से अधिक यहाँ पे 2 या 2 से अधिक किरल सेंटर हो गए और मॉलिक्यूल में COS है, तो आधा मॉलिक्यूल का भाग जो होगा वो आधे भाग का मिरर इमेज होगा, तो उसका आधा भाग अगर +45 घुमा रहा तो दूसरा आधा भाग -45 घुमाएगा, तो ओवरऑल 0 गया। तो हमेशा जो मीसो कंपाउंड होता है वो मीसो कंपाउंड सिर्फ एक ही कंपाउंड होता है, उसकी कोई मिरर इमेज से मतलब नहीं होता, उसको एक ही कंपाउंड होता है, उसमें आधा भाग दूसरे आधे भाग का मिरर इमेज होता है। जबकि रैसिमिक में क्या होता है, 2 डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, इसका पूरा ये पूरा मिरर इमेज होता है। आर गेटिंग पॉइंट, बात समझ सबको। तो इस तरीके से बच्चों आप यहाँ पे अच्छे से, काफी अच्छे तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इन चारों को, एनाइसोमर, रैसिमिक, डायस्टेमर और मीसो। तो आई होप कि गाइस वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा, क्योंकि हमें फर्दर अगर मैं इसको नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स की कैलकुलेशन करूंगा तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस बाय बाय, टेक केयर।